क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए तो बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आगे बढ़ेंगे हम। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये असाइंड लेक्चर है, इसमें पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। और एक बात मैंने आपको पहले अच्छे से बेटा क्लियर किया हुआ है कि जो मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूं उसमें से कई एमसीक्यू ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यू हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन जिनका संबंध हमको अंदर एनसीईआरटी के अंदर हमको नहीं मिलता है। कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लोअर क्लास की, छोटी क्लास की, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी इंफॉर्मेशन है, वो भी इकोलॉजी के अंदर पूछ ली जाती है। मैंने पहले भी आपसे कहा बेटा कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर ऐसा है जिसका बहुत बड़ा विस्तार है। एंड इकोलॉजी पूरी यूनिट जो है वो ऐसी यूनिट है जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल या कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमें एमसीक्यू के ऊपर ध्यान रखना है। मतलब मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना बेटा कि जब भी कभी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो एमसीक्यू पूछे गए अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है, चलिए तो हमारा टारगेट ये है कि हम डीपीपी के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, परफॉर्मेंस शीट के थ्रू, बुकलेट के थ्रू हम सारे एग्जाम वाले सब एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। पर कुछ एमसीक्यू हम लेक्चर में भी कवर कर रहे हैं जो थोड़े से जिनको याद रखने में कठिनाई हो सकती है, जिनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रहना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है ना, चलिए तो आज का तो शुरू करें आज का बेटा। तो चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे। सलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय एडिंग। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ? देखो याद है ना, सॉइल फैक्टर क्या होते हैं? एडेफिक फैक्टर होते हैं। जब इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं बेटा, टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं। एडेफिक फैक्टर का मतलब सॉइल से जुड़े हुए फैक्टर के। सॉइल जो है वो सॉइल का टाइप भी वेजिटेशन के ऊपर गंभीर प्रभाव डालता है। भाई डेजर्ट में नॉर्मल प्लांट तो उग नहीं सकते हैं, कि डेजर्ट के प्लांट अलग होंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के की सॉइल के प्लांट अलग होंगे, तो सॉइल के टाइप का भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। ठीक है ना। अब सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय, यदि मान लीजिए सॉइल के अंदर को जो है हम रिक्लेम करने की बात करते हैं, मतलब यह है कि सॉइल के अंदर जो पीएच बैलेंस है, जो पीएच है, उस पीएच को यदि हम बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है ना, याद रखिए फर्टाइल सॉइल का पीएच, फर्टाइल सॉइल का पीएच 6 to 7 होता है। फर्टाइल सॉइल का पीएच, ये भी एग्जाम में पूछा गया, फर्टाइल सॉइल का पीएच 6 to 7 होता है बेटा। तो ये सॉइल के पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम सॉइल का, सैलाइन सॉइल, जो ऐसी सॉइल जिसके अंदर जो है वो, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, बेस अधिक है, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, वो सैलाइन सॉइल है। जिसमें कि जो है वो सॉल्ट अधिक होता है, इसके अंदर सॉल्ट अधिक होता है। उस सॉल्ट वाली सॉइल को, जो सैलाइन सॉइल है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसका रिक्लेमेशन करना, उसको नॉर्मलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, हम शुगर फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं, शुगर फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हम। मोलासस के, यानी जब कभी आप जो है वो शुगर फैक्ट्री में जब शुगर को निकाल चुके होते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, और जिप्सम का CuSO4.2H2O इसका यूज करते हैं। ये तीनों याद रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, तीनों, यानी इन तीनों के थ्रू हम जो है वो सलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या होता है, ये स्ट्रेटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले कैटेगरी में भी चला जाता है क्वेश्चन के। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर भी ये क्वेश्चन। तो सैलाइन सॉइल है, सॉइल की सैलिनिटी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है, जो ऑर्गेनिक तरीका है वो है कि हम शुगर की फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज का इस्तेमाल करते हैं, मोलासस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम केमिकल के रूप में जिप्सम का यूज वहां पर कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। अब ये मैंने पहले ही क्यों बता दिया, मुझे मालूम था आपको नहीं मालूम इसके बारे में कोई चीज, तो एक हमें एक्स्ट्रा नॉलेज हमारा यहां पर एड ऑन हुआ है यहां पे। ठीक है, फिर चलिए, ब्लैक सॉइल इज रिच इन, ब्लैक सॉइल किससे धनी होती है, काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। याद है ना, सबसे काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए, याद रखिए जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं
काली मिट्टी कहते हैं ना, काली मिट्टी बड़ी अच्छी होती है जिन लोगों के घरों के आसपास गांव में कपास की खेती होती है वो जानते हैं कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल के अंदर एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, ह्यूमस होता है, तो ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे अच्छी होती है। और आपको पता है कॉटन के कल्टीवेशन में एल्युमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एल्युमिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉटन के कल्टीवेशन के दौरान, ठीक है ना, वो ब्लैक सॉइल में ही होता है। फिर इसके अलावा काली मिट्टी की खास बात यह होती है कि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को रखने की क्षमता भी अच्छी होती है, साथ साथ में ये फर्टाइल सॉइल भी होती है, इसके अंदर एयर भी बराबर होती है, मतलब ये एक प्रकार से बैलेंस टाइप ऑफ सॉइल होती है। इसके अंदर क्ले, चिकनी मिट्टी के कण और ह्यूमस दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल इज रिच इन क्ले एंड ह्यूमस। अब देखो बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो आप, कि जो भी एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको इनको स्टेटमेंट बनाकर लिख लेना है। अब आप बोलोगे सर आप शीट बना के दे दो ना हमको, ये तो आप नहीं पढ़ेंगे कभी। आपने शीट पढ़ी है अभी तक? परफॉर्मेंस शीट कितनी गहराई से पढ़ते हो मुझे मालूम है, ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यू देखो, दिमाग में रखो इसको, ठीक है, और स्टेटमेंट बना के नोट भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका उत्तर आप देंगे, सोचेंगे, उत्तर बताएंगे। हेलियोफाइट्स और फोटोफिलस आर सन लविंग प्लांट्स एंड हैव, जो प्लांट, याद रखिए बेटा, ऐसे प्लांट जो सन लविंग होते हैं उन्हें हम हेलियोफाइट कहते हैं, जो शेड लविंग, जो छाया में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्कियोफाइट्स बोलते हैं, उनके लिए हम स्कियोफाइट्स वर्ड यूज करते हैं इनके। जो शेड लविंग होते हैं उनके लिए हम स्कियोफाइट वर्ड यूज करते हैं इनके, और जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं हेलियोफाइट कहते हैं। अब हेलियोफाइट प्लांट जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं उनको वाटर के लॉस को रोकने का अरेंजमेंट, सिंपल सी बात है, जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर रहा है मतलब उसको अधिक टेम्परेचर मिलेगा उसे, तो वाटर का लॉस अधिक हो सकता है, तो उसे रोकने के लिए क्या होगा, उसमें स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस में होंगे, बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, लीफ की जो लीव्स हैं की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी ताकि कि वाटर का लॉस कम से कम हो, ठीक है। पैलिसेड पेरेन्काइमा वेल डेवलप्ड होगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है पैलिसेड का? देखो बेटा, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें जो लीफ की मीजोफिल होती है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। ऊपर वाली लेयर कॉम्पैक्ट सेल की बनी होती है, इसे हम पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं, और नीचे वाली सेल जो है वो लूज सेल की बनी होती है, जहां हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। ये डाइकोट में की लीफ में हमको देखने मिलता है, तो इनमें पैलिसेड पेरेन्काइमा इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बेटा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है ना। तो ये सभी बेटा जो है हेलियोफाइट्स। अब ये बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन के मतलब एनसीईआरटी में जिक्र है, पर वो तो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ये वाला क्वेश्चन बनता है, समझ गए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, प्लांट्स दैट कॉलोनाइज रॉक क्रेवाइसेस आर कॉल्ड, के जो चट्टान की दरारों के अंदर, ऐसे प्लांट जो चट्टान की दरारों के अंदर मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखो बेटा, ऐसे प्लांट जो सैंडी सॉइल में, जो रेत के अंदर मिलेंगे उन्हें हम बोलेंगे, जो सैंडी सॉइल में मिलेंगे उन्हें बोलेंगे सेमोफाइट। जो रॉक सरफेस पे, जो कि चट्टान की सतह पर ग्रो करेंगे, लिथोफाइट, ठीक है। जो ठंडे स्थानों में ग्रो करेंगे के, जो ठंडे स्थानों पे ग्रो करेंगे के कोल्डर क्लाइमेट, जो कोल्डर क्लाइमेट में ग्रो करेंगे वो क्रायोफाइट्स हैं के, और जो चट्टान की दरारों के अंदर रहेंगे वो क्या है? वो है चैस्मोफाइट के। चैस्मोफाइट क्या मिलेंगे बेटा हमको? चट्टान की दरारों के अंदर हमको ये देखने मिलेंगे हमें, क्लियर, ठीक है। याद रहेगा ना सेमोफाइट। अब देखो इससे क्या हुआ, सेमोफाइट, लिथोफाइट, क्रायोफाइट, ये मालूम चला हमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच बिहेव एज मीजोफाइट इन रेनी सीजन, मतलब जब बरसात का मौसम आएगा मीजोफाइट के समान व्यवहार करेंगे, गर्मी का मौसम आएगा जीरोफाइट के समान व्यवहार करेंगे। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आईएमपी है, ठीक है ना। बताइए ऐसे प्लांट जो बरसात के मौसम में बोलेंगे कि हम तो भाई मीजोफाइट हैं, और गर्मी में बन जाएंगे जीरोफाइट, ऐसे प्लांट्स को बेटा हम बोलते हैं क्या? अब देखो पहले, हेलोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो कि सॉल्टी सॉइल, जो कि सॉल्टी सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, हेलोफाइट है। ट्रैकियोफाइट ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। क्रायोफाइट कोल्डर क्लाइमेट में मिलने वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। और ट्रोपोफाइट क्या होते हैं? आंसर आ गया, ट्रोपोफाइट आर दी प्लांट्स। ट्रोपोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो रेनी सीजन में मीजोफाइट के समान व्यवहार करेंगे, बढ़िया ग्रोथ करेंगे, एकदम हरी पत्तियां होंगी, ठीक है, तेजी से ग्रो करेंगे, और जैसे गर्मी आएगी तो सूख जाएंगे, डंठल बन जाएंगे, केवल कुछ नहीं रहेगा उनमें, के जीरोफाइट के समान व्यवहार करेंगे, ठीक है।
सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, अब ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, इसमें बताओ ठीक है, इसमें क्या कोई कंफ्यूजन नहीं के। सॉइल को आपको जो है वो प्रोटेक्ट करना है तो आपको जंगल लगाने पड़ेंगे, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन के। याद रखिए किसी जगह पे इन न्यू एरिया के एक न्यू एरिया में, नए क्षेत्र में आप यदि फॉरेस्ट को प्लांट करते हैं तो फॉरेस्टेशन कहते हैं। और यदि एक ओल्डर एरिया जहां पर पहले फॉरेस्ट था उसको डैमेज कर दिया गया है और अब दोबारा से फॉरेस्ट लगा रहे हैं, उसे डीफॉरेस्टेशन कहते हैं उसे हम, ठीक है, डीफॉरेस्टेशन कहते हैं हम, ठीक है। तो याद रखो बेटा, फॉरेस्टेशन नई जगह पर जंगल लगाना है और जंगल के वाले जो जंगल के पौधे होते हैं उन्हें लगाना है, और पुरानी जगह पे यहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट था, डैमेज हो गया, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो डीफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्लियर? सॉरी, मैं गलत बोल दिया, डीफॉरेस्टेशन मतलब होता है बेटा जंगल को नष्ट करना, उसे बोलते हैं हम रीफॉरेस्टेशन, ठीक है, गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने, करेक्ट कर लो, ठीक है, होता है बेटा, गलती हो गया मुझसे ये टर्मिनोलॉजी में। देखो सुनो एक बार, डीफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल का नष्ट करना, रीफॉरेस्टेशन का मतलब है नष्ट हुए जंगल पे जहां पे डीफॉरेस्टेशन हो चुका है वहां पर फॉरेस्ट ट्री को दोबारा लगाना, वो है रीफॉरेस्टेशन, और नई जगह पर फॉरेस्ट को लगाना क्या है, वो है एफॉरेस्टेशन। तो तीन वर्ड है बेटा, ध्यान रख के, यानी डीफॉरेस्टेशन नष्ट कर देना, ठीक है, रीफॉरेस्टेशन, ठीक है, नष्ट की गई जगह पर जो है वो फॉरेस्ट को लगाना, और एफॉरेस्टेशन नई जगह पर फॉरेस्ट को लगाना, ठीक है ना। डीफॉरेस्टेशन जंगलों को काट देना, रीफॉरेस्टेशन कटे हुए जंगलों को दोबारा से रिस्टेब्लिश करना, और एफॉरेस्टेशन नई जगह पर जंगल को लगाना। याद रखना बेटा, क्या, ठीक, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक जो हुआ उसके लिए, ठीक है। चलिए, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, इट इज रिच, अभी बताया मैंने आपको, ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कॉटन की ग्रोथ के लिए एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो आंसर इसका है एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर होते हैं तो वहां पे गलती कराते हैं एग्जाम में हम, ठीक है। फिर लेटराइल सॉइल, लेटोसॉल इज रेड ड्यू टू ऑक्साइड, बताओ किसके ऑक्साइड रेड होते हैं, किसके ऑक्साइड रेड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड रेड होते हैं, तो लेटराइल सॉइल जो लेटोसॉल है उसके ऑक्साइड वो रेड होती है। लाल मिट्टी लाल क्यों है, क्योंकि उसमें आयरन के ऑक्साइड है, ठीक है। एंडेमिक प्लांट आर दोज विच ग्रो इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं आएगा, मतलब आएगा, लिख लो इसको, मैं कह रहा हूं आप सबके। एंडेमिक प्लांट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही देखने मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें कि रोबुल्फिया वोमिटेरिया, वो कहां मिलता है हमको, ईस्टर्न हिमालय पर हमको मिलता है, हिमालय पर मिलता है हमको, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन प्लांट जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही मिलते हैं, उन्हें हम एंडेमिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। आंसर इसका क्या, ज्योग्राफिकली लिमिटेड एरियाज, ठीक है। ए प्लांट और एनिमल फॉर्म प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू हैबिटेट, के एक प्लांट या एनिमल का रूप जो कि हैबिटेट, जो उसका आवास जहां वो रहता है, जो जीव का एड्रेस उसकी बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें एडॉप्टेशन देखने मिलते हैं, लेकिन ये एडॉप्टेशन हेरिटेबल नहीं होते हैं, मतलब ये एडॉप्टेशन जो है वो सोमेटिक होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, ये एडॉप्टेशन जो है वो अगली जनरेशन में नहीं जाते हैं। तो ऐसे प्लांट या एनिमल फॉर्म को क्या कहते हैं बताइए, ऐसे प्लांट या एनिमल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बताइए, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं हम इकेड, इसे क्या बोलते हैं हम, इकेड कहते हैं, इसके लिए हम इकेड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, इकेड। तो इकेड क्या, अब ये डेफिनेशन, जो इकेड का डेफिनेशन है ना बेटा, ये नोट कर लेना है, इसे नोट कर लेना। इकेड मतलब एक प्लांट या एनिमल फॉर्म जो कि हैबिटेट के रिस्पांस में एडॉप्टेशन को डेवलप करता है, और ऐसे एडॉप्टेशन जो है उसके जीव के साथ ही खत्म हो जाते हैं, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, सोमेटिक एडॉप्टेशन होते हैं, इसे हम इकेड कहते हैं, याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। अब ये इकोफिन क्या होता है, इको टाइप क्या होता है, लाइफ फॉर्म क्या होता है, ये आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी बताकर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, अभी सिर्फ एक वर्ड पे फोकस कीजिए, इकेड पे फोकस कीजिए, क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो आप लेक्चर नंबर 4 में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे, और देखो बेटा इस चैप्टर को बड़ी सब्र के साथ पढ़ना है आपको, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और ये बहुत हद तक हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। और इसमें आपके जो क्वेश्चन का रेंज भी काफी बड़ा है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 सुनते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी में देख रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
जहां पर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि टेम्परेचर का जीवों पर, एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है, प्लांट पर क्या असर पड़ता है, कैसे टेम्परेचर और रेनफॉल कई तरह के बायोम्स को निर्धारित करते हैं। हमने देखा था हैवी रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, लो रेनफॉल होगा तो डेजर्ट बनेंगे, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप के बायोम के बारे में बात किया। हमने देखा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो पिछली क्लास में हमने कई सारे डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर समझने की कोशिश की थी और हमने रेंज ऑफ टॉलरेंस के बारे में भी बात किया था। क्लियर? फिर क्या देखा था बेटा हमने ये भी देखा था कुछ एनिमल जो है वो हाई टेम्परेचर को, हाई लाइट इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में अच्छे से जो है फ्लावरिंग करते हैं, कुछ छाया में उग सकते हैं। कि हमने कुछ ऑर्गेनिज्म की बात की थी जो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ जो है वो सॉल्ट लो नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज बेटा हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा बेटा मेरे को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स रेट। के लैप्स टेम्परेचर के लैप्स रेट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। के टेम्परेचर के लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है और यूरीहेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूरीहेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टीनोहेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो सारा कुछ बेटा हम बात कर रहे हैं इस अर्थ पर। अब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर, और मैंने आपसे कहा था कि क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो ये डिसाइड करता है कि उस जगह की सॉइल कैसी होगी, मिट्टी कैसी होगी, यानी मिट्टी का पर जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन पे क्लाइमेट का गंभीर असर पड़ता है। तो क्लाइमेट के अंदर क्या शामिल है, रेनफॉल शामिल है, उसके अंदर टेम्परेचर शामिल है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी शामिल है, उसके अंदर जो है विंड वेलोसिटी शामिल है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है इस बात को कि सॉइल कैसी होगी वहां की, ठीक है। और क्लाइमेट निर्भर करता है इस बात पे कि ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, कहां पर जो है, कहां के हम अर्थ पर किस जगह के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉइल का टाइप क्लाइमेटिक फैक्टर से डिसाइड हुआ, और सॉइल ने डिसाइड किया, सॉइल का जो टाइप है वो डिसाइड करेगा किस तरह का वेजिटेशन, किस तरह की वनस्पति वहां पर लगेगी, किस तरह के प्लांट होंगे, ये सॉइल का टाइप डिसाइड करेगा। और जो प्लांट का टाइप है वो ये डिसाइड करेगा कि इस प्लांट वेजिटेशन पे किस तरह के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। तो एनिमल्स फाइनली डिसाइड करता है प्लांट वेजिटेशन के टाइप पे, और वेजिटेशन डिसाइड करता है सॉइल के टाइप पर, और सॉइल डिसाइड करता है क्लाइमेट के प्रकार पे। और क्लाइमेट किस पर निर्भर करता है, क्लाइमेट निर्भर करता है कि अर्थ के किस हिस्से के क्लाइमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पर सोलर रेडिएशन कितना पहुंचता है, वहां पर रेनफॉल कितना होता है, इससे डिसाइड होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टोपोग्राफिक फैक्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ये वो फैक्टर है जो फैक्टर जो है वो अर्थ की ज्योग्राफी के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा होता है एडेफिक फैक्टर, जिसका संबंध होता है सॉइल से, मिट्टी से होता है, ठीक है। और चौथा होता है बायोटिक फैक्टर, ठीक है बेटा, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब हमने आपसे कहा था बेटा, मैंने आपसे कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से, एक ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है, भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। तो जब हम फिजिकल इन्वायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब यह होता है कि हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से की, हम बात करते हैं वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से की बात करते हैं हम बात करते हैं वाटर बॉडी की, हम जल स्थल की, मंडल की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, और हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के ऊपरी हिस्से की। मतलब यह है कि लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का निचला हिस्सा, ठीक है, प्लस
हाइड्रोस्फेयर जलमंडल पूरा शामिल है इसके अंदर ये, ठीक है, प्लस अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है, भूपर पट्टी अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा के, इसके तीनों के मिलने पे क्या बनता है, इससे बनता है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट बनता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करते हैं। क्लियर, ठीक है। और हमारी अर्थ के बारे में हमको क्लियर है कि हमारे अर्थ के बीच में सेंटर में जो है वो कोर है, जिसमें आज भी जो है वो फेरस और मैग्नीशियम प्रेजेंटेड के, हम इसे क्या बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं फेमा, ठीक है। फेरस एंड मैग्नीशियम बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सीमा, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, और ऊपर वाले को बोलते हैं सियाल बोलते हैं, ऊपर वाले को, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हमको बड़ी मात्रा में देखने मिलता है अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। तो हमारी अर्थ का आज भी बीच वाला हिस्सा जो है वो, उसको हम कोर कहते हैं, वहां पर मैग्मा है, उसके ऊपर मेंटल है और उससे ऊपर अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी हमको मालूम होना चाहिए। देखो बेटा, ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक ज्योग्राफी है। तो अर्थ, वायुमंडल का वो हिस्सा, एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जो हमारी अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में होता है, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। एंड जो अर्थ की सरफेस के पास का हिस्सा, उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सबसे निचला है ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ठीक। आप देखेंगे बेटा, एमसीक्यू बुक में आपको बकायदा वायुमंडल की परतों के ऊपर भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर वो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का जो हमारी अर्थ क्रस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। इसीलिए जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर में कमी आती है। एवरी 1000 मीटर, हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, इसे हम लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है। कि फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर धीमे धीमे ट्रोपोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में कन्वर्ट होने लगता है। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली परत होती है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में देयर इज अ लेयर, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। एक लेयर होती है, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। कि ये वो लेयर होती है जो जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। स्ट्रेटोस्फेयर वो परत होती है, स्ट्रेटोस्फेयर ये ऊपर वाली परत, क्या बेटा, ऊपर वाली ये परत है, ये है ये परत है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर वो परत होती है जहां पर ऊंचा बढ़ने पर तापमान में, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और इसमें, इसी परत में, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आपको ओजोन लेयर देखने मिलती है, भूलना नहीं है, ठीक है। यदि मेरी बात ध्यान सुनना आप, ये आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में होगी, यदि ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में होगी तो वो एक पॉल्यूटेंट है। ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। यदि ओजोन मतलब O3, ओजोन यदि ट्रोपोस्फेयर में रहेगा तो वो एक पॉल्यूटेंट है। लेकिन ओजोन यदि स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा तो वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके ऊपर मीजोस्फेयर होता है। मीजोस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी। उसके बाद फिर होता है थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर होता है थर्मोस्फेयर, और वहां पर ऊपर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। मतलब यह है कि टेम्परेचर जो है वो, देखिए आपके अर्थ पर जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी कई परतें हैं। आपकी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी कई सारी परतें हैं। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और उसके बाहर फिर अंतरिक्ष है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर पहले कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा ऊंचाई पर जाने पर, फिर मीजोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब
पिछली क्लास में हमने ये भी कहा था आपसे, मैंने कहा था किसी इन्वायरमेंटल वेरिएबल, चाहे टेम्परेचर की बात करें या सॉइल सैलिनिटी की, हम एक्वाटिक वाटर में सैलिनिटी की बात करें, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को यदि आप स्टडी करते हैं जीवों की वृद्धि के ऊपर, तो आप पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टू लिटिल एंड टू मच के, यानी काफी कम और काफी अधिक में आपको जीव देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि देयर इज ए जोन ऑफ ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम रेंज में सबसे अधिक जीव आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जोन एक देखो, सबसे पहले ये क्या हो गया, जोन ऑफ, दिस इज द जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जोन ऑफ इनटॉलरेंस, दिस इज द जोन ऑफ स्ट्रेस, जोन ऑफ स्ट्रेस, एंड दिस इज द ऑप्टिमम रेंज, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम जो है, ये पूरा का पूरा जो है आपको टॉलरेंस रेंज को शो करता है जीव की। क्लियर? अब एक फोटोग्राफ हम देख रहे हैं, यहां पर एक इमेज को हम देख रहे हैं, ये इमेज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है के, सोचिए क्या नहीं, इस इमेज, इस कार्टून में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है एक झील दिखाई पड़ रही है आपको। सुनिए बात के, एक आपको झील दिखाई पड़ रही है और इस झील में क्या है, आपको बदक दिखाई पड़ रही है, बदक का छोटा सा बच्चा है, डक का छोटा सा बच्चा है, आपको फिश दिखाई पड़ रही है, आपको टर्टल दिखाई पड़ रहा है, आपको क्रैब दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो जो है टेडपोल दिखाई पड़ रहे हैं, आपको जो है वो स्नेल दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो फ्रॉग दिखाई पड़ रहा है, एक्वाटिक वेजिटेशन दिखाई पड़ रही है। देख रहे हैं? तो मतलब ये है कि इस झील में आपने देखा कि कई सारे जीव आपको दिखाई दे रहे हैं। ये झील जो है, ये जो पॉन्ड है, ये एक हैबिटेट है। कि ये क्या है? ये एक हैबिटेट है, दिस इज ए हैबिटेट। ठीक है, आपको डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ दिखाई पड़ रही है आपको, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी को भी शो करता है। पर आज हमें बात करना है हैबिटेट और निके के ऊपर की इकोलॉजिकल निच। कई लोग इकोलॉजिकल निच बोलते हैं, कई लोग इकोलॉजिकल निके कहते हैं, दोनों वर्ड से, पर मैं निके वर्ड यूज करूंगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ये है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको तस्वीर में, सब एक जगह पर रहते हैं और इनका हैबिटेट है वो है पॉन्ड, झील। ठीक है, अब एक बार इस बदक के बच्चे से, इस डक के बच्चे से पूछा हमने कि भाई तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो? इसने बताया मैं वो झील में रहता हूं। अच्छा, आपने इस छोटे से बदक के बच्चे से पूछा कि तुम कहां रहते हो भैया? उसने कहा कि मैं रहता हूं झील में। फिर आपने जो है इस मेंढक से पूछा तुम कहां रहते हो? इस मेंढक ने बोला झील में। फिर आपने इस मछली से पूछा कि तुम कहां रहती हो बहन? झील में। ठीक है, इस कछुए से पूछा हमने भैया आप कहां रहते हैं? झील में। आपने इससे पूछा, इस आपने जो है वो आपने जो है वो केकड़े से पूछा, आपने पूछा कि तुम कहां रहते हो? झील में। टेडपोल से पूछा झील में। कमल के फूल से पूछा झील में। तुम कहां जा रहे हो? अरे वहां से कीड़े पकड़ूंगा, झील में जा रहा हूं। एवरीबडी, हर आदमी ने बताया पौंड में रहता है वो। ठीक है, झील मतलब पौंड के, हर जीव ने बताया कि वो पौंड के अंदर रहता है। मतलब ये है कि एवरीबडी इज हैविंग एन एड्रेस, हर जीव के पास में एक एड्रेस है। ठीक है, और सबने एक ही पता बताया, पता सेम है, पता सेम है, सबने एक ही पता बताया कि हम झील में रहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट के महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम हैबिटेट वर्ड यूज करते हैं तो हैबिटेट इज एन एड्रेस के, ये एक पता होता है एक जीव का। ठीक है, आप भूल जाओ क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जो मैं बोल रहा हूं वो कॉन्सेप्ट दिमाग रखे। हैबिटेट डिनोट्स एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि वो जीव रहता कहां है, कि वो उसका पता है। सबका पता सेम था यहां पर। ठीक है, अब आपने अगला क्वेश्चन किया, आपने पूछा इससे डक से पूछा आपने तुम्हारा काम क्या है? कुछ नहीं, सुबह सुबह निकलते हैं, झील में घूमते हैं, फिर मछली मिल जाती है, खा लेते हैं उसको और झील में विचरण करते हैं, यही हमारा झील की निगरानी करना, ये हमारा काम है। ये बदक का आंसर था। अच्छा, फिर आपने पूछा मेंढक भैया तुम्हारा काम क्या है? मेंढक ने बदक के समान आंसर नहीं दिया। देखो पहले वाले प्रश्न में सबका उत्तर सेम था, इस बार मेंढक से पूछा तुम भैया क्या काम करते हो? अपना क्या सुबह सुबह
कीड़े मीड़े मिलते हैं वो खा लेता हूं, थोड़ा टर्रा लेता हूं, टर टर, मजा आती, बहुत मजा आती है। अपना टाइम आएगा के तो ऐसे टर्रा लेता हूं मैं। अच्छा ठीक है, तो मेंढक ने जो है वो अपना उसने काम बताया, उसने बताया अच्छा मेरा काम। फिर आपने पूछा, कछुए से पूछा आपने कि भैया कछुआ तुम्हारा काम क्या है? कुछ नहीं जी साहब, ये जो बच्चा ऐसे घुमाता रहता हूं बैठा के पीठ के ऊपर, खाना मिलता खाना खा लेता हूं। मछली से पूछा, मछली ने कहा मेरा काम तो यह कि अपनी जान बचाओ, पहले कोई ना कोई पकड़ने घूम रहा है यहां पर, भोजन भी लो और जान भी बचाओ, ये मेरा काम। सबने काम अलग अलग बता दिए। मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि उनका प्रोफेशन पे दूसरे जीव के समान नहीं है, कि हर एक जीव ने क्या किया, अपना प्रोफेशन उसने अलग अलग बताया। ठीक है, बदक ने बताया कि मैं ऐसा काम कर रही हूं के, तो एवरीबॉडी इज हैविंग डिफरेंट। अब यदि आप इनके फूड हैबिट को देखें, यदि आप फूड हैबिट को देखें तो ये बदक मछली खा रही है, मछली छोटे फाइटोप्लैंक्टन को खा रही है, के आप देख रहे केकड़ा जो है वो उन छोटे से लार्वा की ओर बढ़ रहा है खाने के लिए, के कछुआ जो है वो अपना जो वेज है, जो दिखाई पड़ते पत्ती वगैरह छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन उनको खा रहा है, के मेंढक छोटे छोटे कीड़ों का वेट कर रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि बगुला दिखाई पड़ रहा है आपको तस्वीर में, आप देखिए पीछे दिख रहा है छोटा सा सफेद बगुला के, फिर जो इंसेक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, स्नेल दिखाई, मतलब हर जीव जो है वो अपना अपने भोजन की तलाश में लगा हुआ सेम हैबिटेट के अंदर। इसका मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। बदक का जो रोल है, जो डक का रोल है, वो रोल जो है वो दूसरे एनिमल का वहां पर नहीं है, कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज प्लेइंग इट्स ऑन रोल इन दी सेम प्लेस। तो जो रोल है, जो फंक्शनल रोल है, उसे हमने क्या बोला, इकोलॉजिकल निके बोला, या इकोलॉजिकल निच बोला उसको हमने। तो इकोलॉजिकल निके क्या होता है? निके होता है प्रोफेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक जीव का व्यवसाय क्या है, वो करता क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, वो है इकोलॉजिकल निके। अच्छा अब बताओ मेरे को, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आप बताओ क्या एक निके में, एक इकोलॉजिकल निके में कई सारे हैबिटेट हैं, या इसका उल्टा है कि एक हैबिटेट में कई सारे इकोलॉजिकल निके हैं? सुनिए क्या बोल रहा हूं, क्या एक इकोलॉजिकल निके में कई सारे हैबिटेट हैं, या एक हैबिटेट में कई सारे इकोलॉजिकल निके हैं? तो आपने कहा अरे सर कितनी सिंपल सी बात है, आपने खुद कहा था कि जो एड्रेस है वो हैबिटेट है, और उस पते पर कई लोग रहते हैं, सबका रोल अलग अलग है, सबका इंटरेक्शन करने का रोल अलग है, सबका जो है वो भूमिका अलग अलग है, वो इकोलॉजिकल निके। चलिए ये एग्जाम्पल एक हमने देखा यहां पे, अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल और दिमाग में डालते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि इकोलॉजिकल निके में क्या चीजें शामिल होती है उसके अंदर। देखिए मेरा घर है, ठीक है, मैं अपने घर में रहता हूं, और मेरे घर में जो है वो मान लिया मैंने कहा कि बॉम्बे में, चलिए मैं असली में अपने घर की बात बताऊं कि मेरा घर जो है उसमें जो है वो 3 BHK है, 3 बेडरूम हॉल किचन टाइप का, जैसे मुंबई में होता है ना टिपिकल ठीक ठाक घर होता है, वैसा घर मेरा है। ठीक है, अब मेरे घर में क्या है, मेरे घर में जो है वो अलग अलग कमरे हैं, उसमें जो है वो जो नॉर्मल टिपिकल घर था वैसे ही घर है। ठीक है, किसी ने पूछा मुझसे कि तुम्हारा पता क्या है, मैंने बताया कि भाई कंबाला हिल्स में ये वाली कॉलोनी में ये मकान नंबर, ठीक है, ये मेरा पता है। मैंने बताया भाई मैं साउथ मुंबई में रहता हूं और ये मेरा एड्रेस है कंबाला हिल में अल्टमाउंट रोड पर जो है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पता है, मैंने एक एड्रेस बताया। ठीक, सपोज मैंने बोला कि मेरा फ्लैट नंबर है 16B ब्लॉक, ये मैंने बताया कि ये फ्लैट नंबर है। ठीक है, एक मैंने फ्लैट क्लियर, ये मैंने पता बताया। अब मेरे घर में मुझसे पता पूछा, मैंने अपना एड्रेस बता दिया। फिर मेरे घर में कौन कौन रहता है, मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, और एक दो लोग जो मैड है घर में काम करते हैं वो लोग रहते हैं। इतने लोग हमारे घर में रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पूरा सच नहीं बोला। मैं क्यों सच नहीं बोला? क्योंकि मैंने अपने घर में रहने वाले जो रात को किचन में लाइट बंद होने के बाद 2-4 कॉकरोचें निकलते हैं, उनके लिए हम लोग हर महीने ड्रग ट्रीटमेंट कराते हैं, हर महीने पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, लेकिन वो तब भी जो है वो जिंदा रहते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं। 2-4 कॉकरोच है और रात को कभी आप जाओ किचन में आपको दिखाई पड़ता है कॉकरोच है, हिट स्प्रे लेके फिर पीछे पड़ते हैं उनके। आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपके घर में 4 कॉकरोच है, उनके नाम आपने नहीं लिखे, ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा कभी आपने? तो 4 कॉकरोच है मेरे घर में, वो उनके नाम मैंने नहीं बताए कि घर में कौन कौन, जनगणना वाले आए घर पे, मैंने 4 कॉकरोच के नाम नहीं बताए। फिर
मेरे घर में कुछ मच्छर घुस आए हैं जो पर्दे के पीछे दिन में छिप जाते हैं, रात को बाहर निकलते हैं खून की तलाश में, आज तो खून पिएंगे, ठीक है, वो निकलते, उनका नाम नहीं लिए मैंने, रमेश सुरेश, मतलब बुरा नहीं मानना थी किसी नाम रमेश सुरेश था, मैंने कहा 4-5-6 मच्छर निकलते, ठीक है, तो वो मच्छरों के नाम भी नहीं लिए बताए मैंने, कौन मच्छर थे वो। मैंने नहीं बताया कि मेरे घर में कहीं से एक चूहा आ गया, मान लो, उस चूहे के बारे में नहीं बताया मैंने। कुछ चींटियां रहती कहीं कहीं पे, उनके बारे में नहीं बताया है। एक छिपकली कहीं से आ गई है, वो लाइट जलती है उसके आगे पीछे कहीं पे जो बालकनी में कहीं घूमती रहती है, उसके बारे में नहीं बताया। कुछ मौत पतंगे प्लांट लगे हुए हैं घर में बालकनी में, कुछ उसमें इंसेक्ट हैं, वो इंसेक्ट के बारे में नहीं बताया मैंने। एक्चुअली में जो मेरा फ्लैट नंबर 16B है वो मेरा अकेले का नहीं है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, वो एक हैबिटेट है। अब मतलब हम सब जीव, सारे लोग एक फिजिकल स्पेस को शेयर कर रहे हैं, हम फिजिकल स्पेस को कॉमनली शेयर कर रहे हैं, भौतिक जगह को शेयर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब जो है, जब मैं खाना खाने बैठा, मान लो जैसे ही मैं टेबल पर खाना खाने बैठा और अचानक से सामने चूहा आके टेबल पर बैठ जाए और बोले हमको नहीं मिलेगा क्या, तो क्या करूंगा मैं? खाना एक तरफ रखूंगा, चूहे के पीछे पड़ जाऊंगा कि चूहा घर में कैसे घुसाया, चूहा दाने लेके आओ, चूहा मारने की दवा लेके आओ, मतलब चूहे के मैं पीछे पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार ये क्या है, कहां से आ गया, क्योंकि उसने मेरे फूड में, खाना खाने में उसने इंटरफेयर किया उसने, और मेरे सामने आ गया वो, उसने मेरे साथ में इंटरेक्शन क्लोज कर लिया उसने, जबकि चुपचाप छिप के बैठा था, चूहा था ना, कहीं छिप के बैठा था, उसको सामने ना आने का था। रात को जब सोयाते थे तब तो बढ़िया निकलता, बढ़िया, और देखता कि अच्छा मालिक बहुत दिन में तो बहुत बोल रहे थे, आज चलो इनका कपड़े ही खाते हैं, ठीक। तो जैसे ही वो मेरे सामने आया, प्रॉब्लम वहां शुरू हुई कि मैंने चूहे को मारने का, कॉकरोच छिपे बैठे थे कहीं पे। रात को मैं जैसे ही अपने किचन में गया, पानी, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए वहां किचन में गया, देखा मैंने, अरे 1-2 कॉकरोच है, मैंने सुबह तुरंत फोन किया पेस्ट वाले, कंट्रोल वाले को, यार दवा अच्छी डालो, कॉकरोच आ गए घर के अंदर। खुद हीट स्प्रे उठाया और ढूंढता फिरा और उनको हीट स्प्रे आसपास डाल दिया। मतलब मुसीबत कब हुई? जब आमना सामना हुआ तब मुसीबत हुई। मच्छर कहीं छिपे बैठे थे, जैसे वो मेरे सामने आ गए, मेरे को काटने की कोशिश की, मैं उनका दुश्मन बन गया, उनको मारने लगा मैं। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है कि व्हेनेवर यू जो है, कोई भी दो जीव बड़े क्लोज जाके इंटरेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अभी तक सब काम ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि रात को जब आपके सो चुके थे, कॉकरोच बाहर निकल के अपना खा रहे थे, छिपकली बाहर लाइट जल रही थी, कुछ कीड़े आ गए, छिपकली उन कीड़ों को खा रही थी, सब खुशी खुशी अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हुआ ये कि सबने डिसाइड किया कि आज से जहां डॉक्टर गीतन खाना खाएंगे वहीं बैठ के सब साथ डिनर करेंगे, छिपकली अपना कीड़ा लेके वहां पहुंच गई, चूहा अपना सामान लेके वहां पहुंच गया, सारे के सारे जीव वहां पहुंच गए, थाली के आसपास मेरे बैठ गए कि चलो हम भी खाना खाते चलो। मतलब प्रॉब्लम यहां पे हो गई। इमेजिन कीजिए, यहां पर प्रॉब्लम हो गई, यहां पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सुबह ऑफिस जाने को तैयार हुए, आपने अपनी शर्ट निकाली, चूहा लेके भाग गया शर्ट को कि मैं पहनूंगा। अरे ये तो बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन हो गया। अब तो एक रहेगा, या तो ये चूहा घर में रहेगा या मैं रहूंगा, टॉम एंड जेरी वाली बात हो गई। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि इकोलॉजिकल निके में दो चीजें हैं, एक होता है स्पाशियल निके, स्पेस, फिजिकल स्पेस को जीव तब भी Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. एडजस्ट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन एक होता है ट्रॉफिक निके, एनसीईआरटी में नहीं है, ट्रॉफिक निके मतलब एक होता है फूड लेवल की क्या खा रहे हैं आप, वहां पर जीव कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कहता है जो मेरा भोजन है वो मेरा भोजन है, जो तेरा भोजन है वो तेरा भोजन है, तू तेरा भोजन कर, मुझे मेरा भोजन करने दे। लेकिन तूने मेरी तरफ नजर उठा के देखा, मेरे फूड की तरफ देखा, तो तुझ में से और मेरे में से कोई एक बचेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन होगा, ये पूरे इकोलॉजी का, पूरे इवोल्यूशन का आधार है ये चीज। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन होगा, कोई एक बचेगा। याद है गॉस का प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन,
इवोल्यूशन के दौरान मैंने बताया था। तो असल में जो इकोलॉजिकल निके होता है, ये होता है एक जीव का प्रोफेशन। इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक जीव जो है वो कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या उसका फंक्शनल रोल है, ये इकोलॉजिकल निके होता है। और कोई भी दो जीव एक समान इकोलॉजिकल निके में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन हो जाएगा, कोई एक बचेगा। आई बात समझ में? जबकि हैबिटेट के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर कई सारे इकोलॉजिकल निके हो सकते हैं। अब मैंने कहा ना, मेरे घर में कई जीव रह रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने मेरे फूड के साथ में इंटरफेयर करना शुरू किया, प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम कि क्या देखा, क्या पढ़ा हमने, एनसीईआरटी में क्या लिखा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, के हर जीव को एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंडीशन मिलती है जिसको वो सहन कर सकता है। डाइवर्सिटी इन रिसोर्स इट यूटिलाइजेस, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, इसको वो इस्तेमाल करता है। एंड ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, के हर जीव का इकोलॉजिकल सिस्टम में अपना एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है, इसको मिला के हम इकोलॉजिकल निके कहते हैं, कंप्राइज इट्स निके के। तो मतलब ये हुआ कि व्हाट इज इंक्लूड इन इकोलॉजिकल, एक इन निके के, निके में क्या इंक्लूड है, रेंज ऑफ कंडीशन, वही अवस्थाएं जिसको जीव सहन कर सकता है, रेंज ऑफ कंडीशन। ठीक है, क्या इंक्लूड है इसमें, रिसोर्सेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्या इंक्लूड है इसमें, फंक्शनल रोल। ठीक है, तो इकोलॉजिकल निके में जो तीन सबसे फंडामेंटल चीजें शामिल हैं बेटा, वो क्या है, वो है रेंज ऑफ कंडीशन, कि अब जो अवस्थाएं वहां पर हैं उनमें क्या अंतर है, किस तरह की अवस्थाएं के किस तरीके से जीव रिसोर्स को यूज कर रहा है, और उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्या वो टर्सरी कंज्यूमर है, टॉप कॉर्निवोर है, या फिर डिकम्पोजर है। भाई रोल का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल रोल का मतलब है कि हम बोले कि आज से डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रोड्यूसर, अरे तो मैं फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करता हूं, मैं थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करता हूं। मैंने कहा आज से आप डिकम्पोजर, तो आप डिकम्पोजर जरूरी है, समझ गए ना। वी ऑलवेज रिमेन, हमारा रोल फिक्स है, हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर दी कंज्यूमर। ठीक है, अब रैबिट ने कहा कि आज से मैं मोटिवेट हो गया हूं, और खरगोश ने डिसाइड किया कि आज से मैं टॉप कॉर्निवोर घोषित करता हूं अपने आप को मैं डिसाइड करता हूं कि आज से मैं टॉप कॉर्निवोर हूं, और टाइगर के सामने पहुंच गए। टाइगर जानते हो मैं टॉप कॉर्निवोर हूं। टाइगर ने कहा जरा पास आया, खाली पकड़ टाइगर ने, अब बताओ कौन टॉप कॉर्निवोर है। नहीं, हमारा सबका रोल फिक्स है प्रकृति में के, और जी जो फंक्शनल रोल है एक जीव का, ये इकोलॉजिकल निके का ही कंपोनेंट है, भाग है। ठीक है, चलिए, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, के वह जगह जहां पर एक जीव रहता है उसको उसका हम हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं। हैबिटेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल फीचर्स विच में इंक्लूड द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, के अब एक हैबिटेट में क्या शामिल है, वहां का वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक है, वहां की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब आवास में क्या है, हैबिटेट के अंदर आप देखें, इसे मैंने आपसे कहा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, डेजर्ट एक हैबिटेट है, पॉन्ड एक हैबिटेट है, मैराइन वाटर एक हैबिटेट है। तो आवास जो है वो बता रहा है आपको रेंज ऑफ कंडीशन, किस तरीके का वहां पे रेनफॉल है, किस तरह का वहां पे क्लाइमेट है, किस तरह की वहां पे प्लांटेशन है, किस तरह के जीव वहां रहते हैं, ठीक है। हैबिटेट में रिफर टू द प्लेस ऑक्युपाइड बाय द इंटायर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मैंने कहा था ना आपसे कि वो तस्वीर याद है आपको, यहां बदक था, बदक का बच्चा था, मेंढक था, फिर वहां पे जो है वो आपको दिखाई कई तरह के जीव दिखाई पड़ते, तो कई सारे जीवों की अलग अलग पॉपुलेशन की बायोलॉजिकल कम्युनिटी बोलेंगे हम। तो हैबिटेट वास्तव में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरी की पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी पाई जाती है, जैविक समुदाय पाया जाता है। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक जगह पर, एक दिए गए प्लेस में, जगह स्थान पर जो है कई सारे जीव, कई सारे डिफरेंट जीव की जो पॉपुलेशन होती है, जो एक जगह पर इंटरेक्ट करती है, वो उसके हैबिटेट को बनाती है, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाती है। और वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिस जगह पर पाई जाती है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए फॉरेस्ट हैबिटेट, के जंगल के अंदर कई सारी स्पीसीज पाई जाती है,
ठीक है। तो जंगल क्या हो गया बेटा, जंगल हो गया है हैबिटेट, ठीक है। और जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहां प्रेजेंट है वो हो गई बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक। जैसे आप देख रहे हैं पॉन्ड हैबिटेट, आप झील दिखाई पड़ रही है आपको के, द पॉन्ड इज एन एक्वाटिक हैबिटेट, लिविंग थिंग्स इन पॉन्ड लिव इन द वाटर। देखिए आप, ये पॉन्ड हैबिटेट को हमने देखा था, है ना, ये तस्वीर देखी थी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट है एक जगह पर और जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बना रहे हैं, और ये एक पॉन्ड हैबिटेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन टिम्बर फॉरेस्ट और वुडलैंड हैबिटेट, देन हेज और शर्बी एरिया, झाड़ियां प्रेजेंट है, वो भी एक हैबिटेट है। ओपन सी, खुला महासागर, एंड सी कोस्ट, दोनों डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं। फिर टुंड्रा, पहाड़ की चोटी पे आप जाएंगे, टुंड्रा हैबिटेट, ठीक है। मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हो सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर हैबिटेट इंडिकेट सम स्पेसिफिक ट्रेट के। अब देखिए कोई भी जो हैबिटेट है वो हैबिटेट एक क्या है बेटा, कोई भी जो हैबिटेट है वो क्या है, वो एक जगह है, एक प्लेस है, के प्लेस है जहां पर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल, यहां पर की स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट है। झील की कंडीशन अलग है, समुद्र की कंडीशन अलग है। कोई भी हैबिटेट एक जगह है जहां पर की डिफरेंट टाइप की जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट हैं, और ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है इनमें एक जीव को यदि सर्वाइव करना है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा, अनुकूलन को डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर, अपने अंदर अनुकूलन या एडॉप्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा। मछलियां हैं, मछलियां जो है उन्होंने, जो फिशेस हैं उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया है, डेवलप किया है, इवॉल्व किया है कि वो पानी के अंदर रह सकती हैं। लेकिन यदि मछली को आप पानी से बाहर निकाल दोगे, आप बोलोगे तुमको आज से डेजर्ट में जाकर रहना है, मछली मर जाएगी, मछली मर जाएगी। हम सबका जो है वो सारे जीवों का अपना अपना अलग अलग प्रकार का के अनुकूलन या एडॉप्टेशन उनके अंदर प्रेजेंट है, और ये जो एडॉप्टेशन है, ये जो अनुकूलन है, ये अनुकूलन जो है वो एक जीव को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सफलतापूर्वक रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। कि हर हैबिटेट में पाए जाने वाले जीव में उसके स्पेसिफिक अनुकूलन या एडॉप्टेशन आपको देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सलाइन सॉइल हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक नॉट फाउंड इन द प्लांट ग्रोइंग ऑन द नॉर्मल सलाइन सॉइल। के अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे कि सलाइन सॉइल में ग्रो कर रहा है प्लांट, ठीक है, तो उसमें आपको सॉल्ट ग्लैंड देखने मिलेंगी। ये सॉल्ट ग्लैंड एक्स्ट्रा सॉल्ट को प्लांट से बाहर निकाल देंगी, ठीक है। ये प्लांट, इन प्लांट के अंदर आपको हाई सेल के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देखने मिलेगा। इन जो सलाइन में ग्रो करने वाले प्लांट उनकी सेल के अंदर आपको हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देखने मिलेगा ताकि वो वाटर को अंदर ले सके। तो ये सारे के सारे एडॉप्टेशन क्यों डेवलप हुए इसमें, ताकि क्योंकि वो कहां मिलता है, वो सलाइन सॉइल के अंदर मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हैबिटेट कैन कंटेन मेनी इकोलॉजिकल निके एंड सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ स्पीसीज। मैंने कहा ना, एक पते पर कई लोग रह सकते हैं, जैसे मैंने अपने घर का एग्जांपल दिया था, वहां पे कई तरह के जीव रह रहे थे। तो जो हैबिटेट है उसके अंदर एक हैबिटेट में कई सारे इकोलॉजिकल निके शामिल होते हैं। द इकोलॉजिकल निके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ये भी देखा भी एनसीईआरटी में हमने के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक इकोलॉजिकल निके जो होता है बेटा जीव का, उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें शामिल है कि वो कौन सी अवस्थाओं को सहन कर सकता है, कौन से रिसोर्स को वो इस्तेमाल कर सकता है, और उसका इस इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, ठीक है। हर प्रजाति, एवरी स्पीसीज, ईच स्पीसीज हैज ए डिस्टिंक्ट निके। हर प्रजाति का अपना एक स्पेसिफिक निके होता है, एंड नो टू स्पीसीज आर बिलीव टू ऑक्यूपाई एग्जैक्टली द सेम निके। के कोई भी दो प्रजातियां एक निके में नहीं मिलती है, और यदि ऐसा होता है कभी कि कोई दो स्पीसीज एक ही इकोलॉजिकल निके में पाई जाती है, तो वहां पर केवल आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। सबसे अधिक कंपटीशन किसके बीच में होगा, इकोलॉजिकल निके समान होगा उसके बीच में होगा, ठीक है। देखो बेटा, यदि हम ऐसे बात करें कि क्यों, जब when you are using the same kind of resources, एक ही समान के रिसोर्स आप इस्तेमाल करेंगे, एक ही फिजिकल स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, एक ही तरह का फूड यूज करेंगे, तो जीवों के भी सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उसके लिए होगा, ठीक है। तो केवल जो बेहतर होंगे वो सर्वाइव करेंगे, दूसरा खत्म हो जाएगा।
इसे गॉस ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के। गॉस ने कहा था कोई भी दो प्रजाति यदि एक इकोलॉजिकल निके में पाई जाती हैं तो आने वाले समय में केवल एक ही जीवित बचेगी, एक खत्म हो जाएगी। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, गॉस ने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है बेटा, गॉस का है कोई भी दो प्रजातियां एक ही इकोलॉजिकल निके में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब याद रखना बेटा, एक बात और याद रख के, कोई भी निकेज होता है, कोई भी इकोलॉजिकल निकेज होता है, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट के मैंने कहा ये इकोलॉजिकल, एक जो है वो इकोलॉजिकल निकेज के, इसमें दो चीज के, इसमें एक होता है स्पाशियल निके जो फिजिकल स्पेस को शेयर करते हैं जीव। ठीक है, कहां मिलेगा आपको? दूसरा होता है आपका ट्रॉफिक निके। ठीक है, जहां पर कि फूड जीव का शामिल होता है। तो ये जो और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन उन जीवों को मिलता है जो ट्रॉफिक निके को स्वयं रखते हैं। ठीक है, फिजिकल स्पेस यदि शेयर होगा तो एक लेवल तक जो है कॉम्पिटिशन तब भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन यदि फूड शेयर होगा तो वहां पे कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हर जीव की कहानी अलग है। यदि जंगल में उठने वाले जीव से पूछे आप मॉर्निंग में कि तुम क्या करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है कि टाइगर को यदि ब्रेकफास्ट करना है, सुबह सोकर उठने के बाद टाइगर को यदि ब्रेकफास्ट करना है तो उसको शिकार करना पड़ेगा। ठीक है, उसको शिकार करना पड़ेगा। उसको जो है वो उसको बोलता है भाई तुम कहां जा रहे हो? बोला शिकार पकड़ने जा रहा हूं ताकि नाश्ता कर लूं। खरगोश को, रैबिट को यदि सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो वो एक गाजर ढूंढ रहा है, कहीं हरी सब्जी कहीं ढूंढ रहा है, कहीं मिल जाए खाने के लिए। दोनों डिफरेंट है, एक हर्बीवोर है, एक कॉर्निवोर है। रैबिट के लिए, रैबिट ऐसा नहीं कि रैबिट शिकार नहीं कर रहा है, बड़ी मजे की बात है, रैबिट भी शिकार कर रहा है लेकिन पौधों का। और रैबिट को तो एक एडवांटेज है कि रैबिट का जो शिकार है वो भागता नहीं है, जो ग्रीन प्लांट है वो भागते नहीं है, वो कि रैबिट आया चलो भाग के छिप जाते हैं, नहीं। और टाइगर को बड़ा चैलेंज है कि रैबिट भाग जाएगा। आई बात समझ में? एक बार एक चीता जो होता है, वो चीता एक देखता है कि एक रैबिट खरगोश दिखाई पड़ रहा है और वो उसको सोचता है, धीमे से जाता है, धीमे हो जाता है और कोशिश करता है कि वो जाके उसे पकड़ ले और खा ले। खरगोश उसे देख लेता है रैबिट, और रैबिट जोर से भागता है। रैबिट भाग रहा है, पीछे पीछे चीता भाग रहा है, रैबिट भाग रहा है, चीता भाग रहा है कि फाइनली रैबिट एक गुफा में जाके छिप जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में एक गुफा में जाके छिप जाता है। एक बिल होता है, छोटी सी बिल होता है, बिल बोलेंगे, गुफा नहीं, बिल। बिल में जाके छिप गया। बाहर से चीता ने आवाज लगाई, लिपर्ड ने बोला अच्छा नहीं खाऊंगा तेरे को, पर एक प्रश्न का उत्तर दे। रैबिट ने पूछा क्या? अच्छा ये बता, बचपन में इंसान के बच्चे पढ़ते हैं कि चीता सबसे तेज दौड़ता है, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि चीता सबसे तेज दौड़ता है। तू मानता है नहीं मानता? अरे यार सच से तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन उसके बावजूद इतना लंबा दौड़ा तू मुझसे आगे आगे रहा, मैं तेरे पीछे पीछे रहा, मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, तो इसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है कि तू तेज दौड़ता है। मतलब ऐसा कैसे हो गया? तो अंदर से खरगोश बोलता है भैया तुम ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे, हम दौड़ रहे थे जान बचाने के लिए। जब बात जान पे आएगी तो चीता क्या चीज है, हम तो किसी से तेज दौड़ देंगे। एक्चुअली में एक बार सुकरात ने भी ये बात कही थी कि जब तक किसी चीज को आप अपनी जान के बराबर नहीं चाहने लगेंगे ना, तब तक आप शिद्दत से उसके लिए कोशिश नहीं कर पाएंगे। हम मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी हो, चाहे कोई भी एग्जाम जिंदगी का हो, के यदि हम उसको ये मान लें कि ये हमारे लाइफ जीवन के बराबर है, हम इसकी मेहनत करेंगे कि हम जो है वो हमारे पास इसके अलावा जो है वो हम कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं आपसे ये नहीं बोलता हूं मैं कि जीवन इतना हल्का सस्ता नहीं है, पर मैं एक बात कहता हूं आपसे कि आप जितना प्रेम अपने आप को करते हैं, अपने अपने स्वयं के लिए आप जितना मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं, यदि उतनी मेहनत आपने जो है किसी भी एग्जाम के लिए कर ली ना, तो आप फोड़ देंगे वहां बैठ के, कोई आपके आसपास नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये सच्चाई है। जब आप अपनी ख्वाहिशों को जीने का मकसद बना लेते हैं कि आपका मकसद ही है, आपको ये करना है,
तो वो ख्वाहिश नहीं रहती, वो तब आपकी ख्वाहिश या सपना नहीं रहता, वो तब वो मिशन में जाता है। अपने सपनों को मिशन में कन्वर्ट कीजिए, अपनी ख्वाहिशों को लक्ष्य में कन्वर्ट कीजिए, देखिए चमत्कार होगा। चलिए, तो अब पौधे को की रिक्वायरमेंट, अब प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल चाहिए, उसको वो अपना काम करेगा के। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट उसकी है एक ही हैबिटेट के अंदर के। फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो जमीन पर भी रहेगा, वाटर के अंदर जाकर के, यानी वो वाटर में भी इंटरेक्ट कर रहा है, लैंड पर भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ, अब हमको समझ में आया अंतर की हैबिटेट इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड निके इज द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट एक जीव का एड्रेस के समान है और निके उसके प्रोफेशन, फंक्शनल रोल के समान है, ठीक है। वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब, हमारी अर्थ पर अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग रेनफॉल है, अलग अलग ह्यूमिडिटी है, इससे ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न बनता है कि जहां पर जीवन पाया जाता है, कि ध्यान से बात सुनिए। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो होता है ग्लोबल क्लाइमेट। ग्लोबल क्लाइमेट का मतलब है कि हमारी पूरी अर्थ का जलवायु कैसा है, यानी अर्थ को हम कंपेयर करते हैं मार्स से, कि मंगल ग्रह से हम कंपेयर करते हैं अर्थ को, वीनस से कंपेयर किया हमने, मरकरी से कंपेयर किया और हमने कहा यार मरकरी में लाइफ पॉसिबल नहीं है, वीनस में लाइफ पॉसिबल नहीं है, मार्स में डाउटफुल है, पर अर्थ में पॉसिबल है। क्यों? आपने अर्थ के ओवरऑल क्लाइमेट से बाकी दूसरे प्लेनेट को आपने कंपेयर किया, फिर अर्थ पर हम आते हैं। सबसे बड़ा लेवल हो गया, लार्जेस्ट लेवल हो गया ग्लोबल क्लाइमेट का, उससे नीचे आते हैं। अब हमने बात की रीजनल क्लाइमेट की, बात की हमने कि रीजनल क्लाइमेट क्या चीज है। हमने कहा इसका मतलब यह है कि देखो भैया, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो बड़ा अच्छा है, ठंडा है, सुहाना है, कि गर्मी अधिक नहीं पड़ती है, कि बड़ा अच्छा क्लाइमेट। राजस्थान में हमने कहा यार देखो गर्मी बहुत जमकर पड़ेगी, जयपुर में घूम लो अच्छी बात है, लेकिन पसीना बहुत आएगा, गर्मी बहुत पड़ेगी, के अच्छा बहुत गर्म है। चेन्नई डिफरेंट क्लाइमेट है, केरला डिफरेंट क्लाइमेट है, अंडमान निकोबार और ही डिफरेंट क्लाइमेट है। मतलब आप देखो कि जैसे से आप देखोगे तो हर हिस्से का आपको रीजन। फिर हमने कहा इंडिया का, आप देखो हमने तो छोटे छोटे हिस्से ले लिए। इंडिया का क्लाइमेट फिनलैंड के क्लाइमेट से डिफरेंट। फिनलैंड ठंडा, बर्फ जमा हुआ है, स्विट्जरलैंड बर्फ जमा हुआ है, इंडिया पानी में बर्फ डाल के आदि पी रहा है। क्या जमा लोगे बर्फ, हम तो बर्फ खा जाएंगे। मतलब इंडिया डिफरेंट क्लाइमेटिक अंतर है भाई। क्या लगता है आपको आइसलैंड के लोगों को? क्या मुझे लगता है कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड के लोगों को जो है वो फ्रिज व्रिज की जरूरत ही नहीं होती होगी भाई। कुछ आपको आइसक्रीम जमानी है, डब्बे में डालिए, दूध डालिए, तमाम उबालिए, जो भी करना है वो डालिए उसके अंदर और ले जाइए डब्बा बाहर, और बाहर जाके सड़क पे बर्फ के अंदर गाड़ के जाइए उसको। आधे घंटे बाद आते हैं, जमी हुई आइसक्रीम बाहर निकलेगी। पर आइसक्रीम खाएगा कौन इतनी ठंडी में? लेकिन क्लाइमेट डिफरेंट है। तो ये हो गया रीजनल क्लाइमेट कि अर्थ, देखो एक तो ओवरऑल अर्थ का क्लाइमेट की बात की हमने, फिर हमने अलग अलग रीजन के क्लाइमेट की बात की, और तीसरा होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो होता है माइक्रो क्लाइमेट। अब ये क्या होता है हम इस पर बात करते हैं। माइक्रो क्लाइमेट ये क्या होता है? ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट बोले तो इसका मतलब ये है कि आप, चलो आपको छोड़ता हूं मैं, कोई भी एक XYZ, ठीक है ना, दिन में उसे कहीं जाकर बैठना होगा, घर से उसको जो है वो किसी ने कुछ कह दिया या मन ठीक नहीं है, तो दिन में जाकर वो कहां बैठेगा? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको, एक खाली सड़क है, उस पर एक पुलिया बनी हुई है, एकदम धूप है, तेज धूप है, सब गरम गरम हो रहा है, वहां जाकर बैठेगा क्या वो? आप बोलोगे संभावना कम है क्योंकि ये अच्छी जगह नहीं बैठने की। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको, एक पार्क है, खूब सारे प्लांट लगे हुए हैं, एक बड़े से घने पेड़ के नीचे छोटी सी बेंच लगी हुई है, सामने एक बगीचा है, कई सारे फ्लावर हैं, तितलियां उड़ रही हैं। आपने कहा वाह क्या मजेदार सीन है। बेंच पर अकेले ही बैठा है ना, ठीक है, आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो बेंच पे वो अकेले ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पुलिया में क्या प्रॉब्लम थी भाई, वो सड़क में क्या प्रॉब्लम थी, वहां भी बैठ जाते अकेले जाके, तुम ये पार्क में आके क्यों बैठ गए?
कैसी बात करते हो सर? इसलिए बैठ गए क्योंकि हमको यहां पर अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, धूप नहीं लग रही है, और पेड़ों से जो ट्रांसमिशन हो रहा है उससे थोड़ी सी एहसास भी हो रहा है। पेड़ के नीचे बैठो ठंडक का एहसास होगा। पत्तों एक्चुअली दोनों जगह पे शहर का सेम शहर है, वही जगह है। एक जगह पर पेड़ नहीं है, गर्मी गर्मी लग रही है आपको, सीमेंट कंक्रीट प्रेजेंट है, एक जगह पर पौधे प्रेजेंट है। मतलब एक ही जगह पर क्लाइमेट नहीं बदला है, ये माइक्रो क्लाइमेट है। ये कि आपने क्या किया, आपने जो है पेड़ की छाया में जाकर जब आप बैठ गए ना, तो यू चूज ए माइक्रो क्लाइमेट, कि बाहर सब तरफ कुछ भी हो, उस पेड़ के नीचे तो ठंडक है, उस पेड़ के नीचे तो छाया है। आ रही बात समझ में? तो एक लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, जो रीजनल क्लाइमेट है उसमें भी, एक छोटी सी जगह जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन आसपास के क्लाइमेट से डिफरेंट हो सकती है, उसे माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। कुछ कीड़े जो पेड़ की छाल के अंदर छिपके रहते हैं, पेड़ की बड़ी छाल या बार्क के अंदर छिपके रहते हैं, वो तो ठंडक में रहते हैं, चाहे कितनी गर्मी बाहर पड़ रही हो। वो है माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, चलिए तो देखो, एक तो हमें बात समझे कि इकोसिस्टम क्या है। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम सभी जीव जो है वो दो ही रोल प्ले कर रहे हैं जीवन में। एक तो रिसाइकलिंग ऑफ जो है मिनरल का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर रहे हैं, और दूसरा फ्लो ऑफ एनर्जी में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और इससे एक फंक्शनल सिस्टम बनता है। जीवित जीव जब अपने फिजिकल एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो एक क्रियाशील तंत्र बनता है, और इसे बोलते हैं इकोसिस्टम कहते हैं इसे हम। ठीक है, लैंडस्केप क्या होता है? तो हमने आपसे कहा बेटा जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कई सारे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हमको एक जमीन के हिस्से में देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम देखने मिल रहा है, आपको यहां पर आपको जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने मिल रहा है, आपको यहां पर आपको डेजर्ट इकोसिस्टम देखने मिल रहा है आपको। के यहां पर आपको जो है वो मतलब एक जमीन के एक पर्टिकुलर एरिया में आपको डिफरेंट पैचेस ऑफ इकोसिस्टम, ध्यान से समझिए, आपको जमीन के हिस्से में इकोसिस्टम के अलग अलग पैच देखने मिल रहे हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो उससे एक जो जगह बनी उसको हमने बोला लैंडस्केप बोला। तो लैंडस्केप जो होता है वो कई सारे डिफरेंट इकोसिस्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और लैंडस्केप से बड़ा क्या हो गया फिर? बायोम हो गया। बायोम ऐसे बड़े इकोसिस्टम होते हैं इनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है। क्लियर? ये आपको अर्थ पर अलग अलग टुंड्रा बायोम, बोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेजर्ट फॉरेस्ट के, तो आपको डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट बायोम दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स की, फिर हम वापस से माइक्रो क्लाइमेट पर आएंगे। कि क्लाइमेटिक जोन की हम बात करते हैं बेटा, तो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? क्लाइमेटिक जोन का मतलब यह है कि एक्चुअली में हम देखते हैं हमारी अर्थ पर अलग अलग हिस्से पर सोलर रेडिएशन अलग अलग प्रकार से पहुंचता है। जैसे मैंने आपसे कहा इक्वेटर पर सोलर रेज सीधी पहुंचती है, पोल्स पर तिरछी पहुंचती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि यदि आप अर्थ पर क्लाइमेटिक जोन को ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्थ पर जो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, यहां से यदि आप बात करें तो 20 डिग्री के आसपास, यदि आप 20 डिग्री तक पहुंचते हैं तो बनता है ट्रॉपिकल जोन के। यानी आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो क्या है? वो है 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है के। और 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री लैटिट्यूड जो है अक्षांश जो है वो क्या है? वो है सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के। फिर 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो क्या है? वो टेम्परेट लैटिट्यूड है के। और 60 से लेकर 80 के बीच क्या है बेटा? वो आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी नॉर्थ पोल पर आर्कटिक लैटिट्यूड बोलेंगे उसको हम, और साउथ पोल पर उसको बोलेंगे हम अंटार्कटिक लैटिट्यूड बोलेंगे हम। ठीक है, और फिर 90 डिग्री पे क्या है? नॉर्थ पोल नॉर्थ तरफ, और साउथ तरफ है साउथ पोल। ठीक है, मतलब अर्थ पर यदि आप लैटिट्यूड वाइज बात करें, अक्षांश के अनुसार बात करें, तो आप पाएंगे कि इक्वेटर से पोल पर जाने पर टेम्परेचर में कमी होती है। ये तो पढ़ा हुआ है हमने पिछली क्लास में। इक्वेटर से पोल पर जाने पर टेम्परेचर में कमी होती है, क्योंकि इक्वेटर पर ट्रॉपिकल कंडीशन होती है, पोल पर जो है वो आपको जो है वो पोलर कंडीशन देखने मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन अर्थ पर कहां देखने मिलते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो हमने वो देखा यहां पे। ठीक है, क्लियर? The mean temperature decline when you from tropical to Arctic zone. ठीक है, the similar climatic zone occurs when increasing altitude in the mountain. के पहाड़ पर भी आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको तापमान में कमी देखने मिलेगी। याद रखिएगा, एक माउंटेन जो होता है ना उसमें भी आपको जो है वो ऐसे 4 जोन देखने मिलते हैं। नीचे वाला जोन है ट्रॉपिकल, सबसे नीचे ट्रॉपिकल होगा, इसके ऊपर वाला हो गया सब ट्रॉपिकल, ठीक है, फिर हो गया
टेम्परेट, और सबसे ऊपर हो गया ये एल्पाइन जोन हो गया, एल्पाइन जोन हो गया, ठीक है। तो एक पहाड़ पर भी आपको लेवल ग्रेजुअलिटी के सबसे नीचे ट्रॉपिकल होगा, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन के। तो किसी पहाड़ पर आप ऊपर की ओर जब चढ़ते हैं तो आपको वेजिटेशन का टाइप अलग अलग देखने मिलता है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक जोन बदल चुके होते हैं, ठीक है। देखिए आप जमीन पर देख रहे हैं ग्रासलैंड, थोड़ा ऊंचाई पे गए चापारल फॉरेस्ट के, देन कॉनिफरस फॉरेस्ट, टेगा फॉरेस्ट, देन टुंड्रा फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहाड़ पर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि आपको वेजिटेशन का टाइप, वनस्पति का प्रकार बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, के आपको वहां पे जैसे ही वेजिटेशन का टाइप बदलेगा तो जाहिर सी बात है एनिमल के टाइप पर भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। ठीक, विद इन ईच टेम्परेचर बेस्ड क्लाइमेटिक जोन द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज कंसिडरेबल, कि मैंने कहा ना जैसे क्लाइमेटिक जोन चेंज होगा तो वर्षा एनुअल प्रेसिपिटेशन भी चेंज हो चुका होगा, ठीक है। द टू फैक्टर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन में बेटा रेनफॉल भी आता है और स्नोफॉल भी आता है, ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी जगह का वेजिटेशन और सॉइल टाइप, और जो सॉइल टाइप को डिसाइड करेगा वो वनस्पति को डिसाइड करेगा, वेजिटेशन को डिसाइड करेगा, और जिस तरह का वेजिटेशन होगा उस तरह के आपको एनिमल देखने मिलेंगे। बार बार बतला रहा हूं, दिमाग में डाल लेना इसको, कोई क्वेश्चन इकोलॉजी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन दिमाग में रखिए, द बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई दैट लिव इन एन एरिया एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, के। तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में एक एरिया में प्रेजेंट सारे प्लांट शामिल होते हैं, सारे एनिमल शामिल होते हैं, सारे बैक्टीरिया शामिल होते हैं, सारे फंजाई शामिल होते हैं, वॉट एवर लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एरिया में प्रेजेंट है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सब मिलकर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाते हैं और ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब है ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी हैज डिस्टिंक्ट स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने मिलेंगी आपको, और उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब एक इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरैक्ट विथ इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने आपको बतलाया हुआ है, एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट, लिथोस्फेयर का अपर पार्ट और हाइड्रोस्फेयर, वहां पर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है, और ये क्या काम करती है? दो काम करती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करती है, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करती है, और इससे एक वर्किंग सिस्टम बनता है, और उस वर्किंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस वर्किंग सिस्टम को बोलते हैं हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर देखिए आप, ये हमको दिखाई पड़ रहा है, देखिए सब जीव जुड़े हुए हैं दूसरे से, फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, यही दो काम है कि आप देख रहे हैं, एक एरो बता रहा है एनर्जी को, एक बता रहा है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लैंडस्केप, लैंडस्केप जमीन का वो हिस्सा होता है जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है बेटा, और यहाँ पे मोजेक ऑफ पैचेज, हैविंग ए मोजेक ऑफ पैचेज, ये पैचेज जनरली क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम के, वो आपको एक एरिया में दिखाई पड़ेगा, वो लैंडस्केप कहलाता है, ठीक है। दिस इज द लैंडस्केप, क्लियर, ठीक है। ये जितना कुछ पढ़ा रहा हूं बेटा, ये ऑलरेडी सब एग्जाम में आ चुका है, आपको एमसीक्यू बुक में देखने मिलेगा, और यदि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ये आने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए प्लीज अटेंटिव रहिए और पढ़िए इस चीज को, ठीक है। बायोम क्या होता है? इट्स ए लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फौना फाउंड इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, के एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में जो एक बड़ा सा रीजनल यूनिट, उसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है, दे आर बेसिकली लार्ज इकोसिस्टम, जहां पर एक स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप देखने मिलेगा आपको, और उस पर डिपेंडेंट एनिमल आपको वहां पर देखने मिलेंगे, वो एक बायोम होता है, ठीक है, दिस इज द बायोम। तो ट्रॉपिकल ये फॉरेस्ट एक बायोम है, के चापरल फॉरेस्ट एक बायोम है, बोरियल फॉरेस्ट एक बायोम होता है, क्लियर। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम क्या होते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल बायोम का एग्जांपल है डेजर्ट एक बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट एक बायोम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक बायोम होते हैं, ठीक है। ऑन ए ग्लोबल स्केल ऑल द अर्थ टेरेस्ट्रियल बायोम एंड एक्वाटिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर, के हमारी अर्थ पर सारे के सारे बायोम को आप एक साथ जोड़ लो, कि जितने जमीन पर प्रेजेंट टेरेस्ट्रियल बायोम है, जितने एक्वाटिक सिस्टम बायोम है, सबको जोड़ने पर वो जगह बनती है जहां पर समस्त सारे जीवित जीव पाए जाते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या है बेटा? बायोस्फीयर में लोअर एटमॉस्फेयर, जमीन का ऊपरी हिस्सा, आपका ओशियन, रिवर, लेक के सारे जीवित जीव यहां पर प्रेजेंट है, अर्थ का वो हिस्सा, के अर्थ का वो हिस्सा जहां पर सभी जीवित जीव इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, उससे एक जैव मंडल बनता है, बायोस्फीयर बनता है, याद रखना। तो बायोस्फीयर में आपका लोअर एटमॉस्फेयर, आपका जमीन, आपके हाइड्रोस्फीयर, वहां पर जहां पर जीवित जीव प्रेजेंट होंगे वो सब शामिल होगा, ठीक है।
अब एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम। इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म के। एक इन्वायरमेंट क्या है के, तो इन्वायरमेंट में आपको वो सारे फैक्टर शामिल कर लीजिए। मैंने कहा था ना बेटा आपसे, वो फैक्टर क्या होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं, एडेफिक फैक्टर होते हैं। वे सारे फैक्टर देखो, जो बायोटिक फैक्टर है वो लिविंग में आ गए, ए बायोटिक में क्या आ गया, ज्योग्राफी ऑफ अर्थ आ गया, सॉइल टाइप आ गया, क्लाइमेट आ गया, वो मिलके जो है वो जीव को प्रभावित करते हैं और वो एक इन्वायरमेंट को आते हैं। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वेरी वेरी आईएमपी, मैं आईएमपी बोलता हूं मतलब एग्जाम में आने वाला पॉइंट है कि सम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट सर्विस रिसोर्स के, हमारे इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलेटरी फैक्टर के रूप में काम करते हैं, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने में रोल प्ले करते हैं। हमारा इन्वायरमेंट भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। याद रखिए, कोई भी जीव की जनसंख्या एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ सकती है, और वो हमेशा इन्वायरमेंट एक प्रकार से जीवों की अनिश्चित वृद्धि के लिए, ऑर्गेनिज्म की एनॉर्मस ग्रोथ को रोकने के लिए इन्वायरमेंट में कुछ चेक लगे हुए हैं, रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, रिसोर्स को उसने लिमिट कर रखा है के। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि द इन्वायरमेंट, देयर इज ए इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के, एक वर्ड आता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के, ये वो रेजिस्टेंस होता है जो इन्वायरमेंट अपने सीमित रिसोर्सेज के चलते जीवित जीवों पर लगाता है। नहीं तो जीवित जीव असंख्य बड़ी नंबर में बढ़ चुके होते हैं, तो ये जीवित जीव जो है वो एक लेवल के ऊपर उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती, क्योंकि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज सीमित होते हैं। इनके कुछ रिसोर्स प्रमोट करते हैं इसको, तो उनको क्या बोला, उनको हमने जो है वो, उनको हमने बोला कि देयर आर सम फैक्टर्स जो कि रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं रेगुलेटरी फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? The different components of the environment are interlinked and interdependent के, हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण के अलग अलग घटक जो होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि क्लाइमेटिक फैक्टर एक अलग चीज है। आप ज्योग्राफी ऑफ अर्थ की बात ना करें, ज्योग्राफी ऑफ अर्थ की बात करेंगे, सोलर रेडिएशन कैसा गिरता है उसकी बात करेंगे, सब जुड़ा हुआ है कि कुछ अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते आप। यानी क्लाइमेट का असर पड़ेगा, आपकी अर्थ की ज्योग्राफिकल पोजीशन का असर पड़ेगा क्लाइमेट पर, क्लाइमेट का असर पड़ेगा टोपोग्राफी पे, इनका असर पड़ेगा सॉइल के टाइप पे, सॉइल के टाइप का असर पड़ेगा वेजिटेशन पे, और वनस्पति होगी तो वो क्लाइमेट पर असर डालेगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रोज 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जोरदार पानी गिरता है, क्योंकि इतना ट्रांसमिशन होता है कि बादल बन जाता है, रोज पानी गिरता है। तो ये किसने बादल बनाया? फॉरेस्ट ने। सब जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है, कुछ भी अलग से एक, आप उस एक लिंक को अलग नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, द इन्वायरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बोथ एट लार्ज एंड स्मॉल स्केल, और मैंने कहा ना, एक तो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न होता है, लोकल क्लाइमेटिक पैटर्न होता है, और एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। ठीक है, जब बेटा हम माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? The microclimate represent the climatic conditions that prevail at a local scale or in an area of limited size, such as immediate surrounding of the plant and animal के। मैंने क्या कहा आपसे? आप पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। पेड़ क्या है? एक बड़ा पेड़, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप छाया में बैठे, आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो आपको उससे ठंडक का एहसास हुआ, आपको लगा बेहतर है के। तो एक्चुअली में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज संपर्क में रहते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसा चेंज हो जो अदर क्लाइमेट, जो आपका आसपास के क्लाइमेट से थोड़ा डिफरेंट हो के। माइक्रो क्लाइमेट जनरली डिफर फ्रॉम द प्रिवेलिंग रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं, आपको एक मैं इमेज दिखा रहा हूं। आप देखिए, इसमें ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक सीन है, गर्मी पड़ रही है, धूप है बाहर के, और आप देखें कि यहाँ पे कई सारी पत्तियां टूट के गिरी हुई हैं। इन पत्तियों के नीचे जो कीड़े रह रहे हैं, जो इंसेक्ट रह रहे हैं, उनको बाहर की गर्मी का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि उनके आसपास जो पत्तियां हैं उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, उसने उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की है कि वे कम तापमान में रह सकते हैं नीचे के। फिर तो इसका मतलब ये कि इमीडिएट सराउंडिंग, जो जीव है उनकी जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। बाहर यदि आप ओवरऑल देखेंगे, लोकल क्लाइमेट देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो गर्मी पड़ रही है, धूप है, दिखाई पड़ रहा है इमेज में धूप है, लेकिन जो पत्तियों के नीचे जो जीव छिपा हुआ हो उसको धूप नहीं, तो उसका माइक्रो क्लाइमेट हो गया वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ए फॉरेस्ट डेंस फोलियज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, एक जंगल में घनी पत्तियां होती हैं, इससे लाइट जमीन पर कम पहुंच पाती है। दिस आल्सो रिजल्ट इन ए चेंज एयर टेम्परेचर प्रोफाइल के। इससे क्या होता है, बाहर जो फॉरेस्ट के बाहर जितनी गर्मी है उसकी तुलना में फॉरेस्ट में चूंकि पत्तियां घनी है तो लाइट कम पहुंच रही है, तो उसके चलते हीट अंदर कम पहुंच पा रही है, तो अंदर तापमान कम रहेगा।
डे टाइम एयर टेम्परेचर इनसाइड फॉरेस्ट इज लोअर देन दी आउटसाइड, के फॉरेस्ट के अंदर का दिन का तापमान फॉरेस्ट के बाहर के तापमान से अलग रहेगा, के ऑल्सो द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट में बी मोर ह्यूमिड देन द नियर बाय नॉन फॉरेस्टेड एरिया, के जहां पर जंगल नहीं है उसकी तुलना में फॉरेस्ट के अंदर नमी भी अधिक रहेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि उस एरिया में चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो लेकिन जंगल लगा हुआ है तो वो क्लाइमेट को, माइक्रो क्लाइमेट को स्टेब्लिश करेगा और वहां पे आपको गर्मी कम महसूस होगी। ठीक है, तो आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा। हमने देखा हैबिटेट को, हमने देखा निके को, हमने देखा माइक्रो क्लाइमेट को और बहुत सारी चीजों पर हमने बात की। देखो बेटा, ये पूरा चैप्टर जो है वो इट्स लाइक एन स्टोरी, एक स्टोरी कहानी के समान है और उसको हमें सुनते समझते हुए चलना है। कुछ चीजों का रिपीटेशन भी होगा, दिमाग में रखना है उसको हमें। ठीक है, और जो आपको डीपीपी मिल रहे हैं ना आपको इकोलॉजी के, बिल्कुल बेटा मिस मत करना। ये वो हिस्सा है जहां पे आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी एकदम रखना है। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.